नमस्कार दोस्तों मिर्गी एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार है और इसमें दिमाग में तंत्रिका कोशिका यानी कि नर्व सेल गतिविधि बाधित हो जाती है, जिसके कारण दौरे या कुछ समय तक असामान्य व्यवहार, उत्तेजना और कभी-कभी बेहोशी हो जाती है। मिर्गी संक्रामक नहीं है और मानसिक बीमारी या मानसिक कमजोरी के कारण नहीं होती है। कभी कभी गंभीर दौरे के कारण दिमाग को क्षति हो सकती है, लेकिन अधिकांश दौरे दिमाग पर हानिकारक प्रभाव नहीं डालते हैं। बीमारी से होने वाली मस्तिष्क क्षति से लेकर असामान्य मस्तिष्क विकास तक मिर्गी के कई संभव कारण हैं और इसमें जेनेटिक्स भी एक भूमिका निभा सकता है। दोस्तों, मिर्गी जो है ये किसी भी व्यक्ति को हो सकती है, लेकिन ये छोटे बच्चों और अधेड़ व्यक्तियों में अधिक आम है। मिर्गी का इलाज करने के कई अलग अलग तरीके हैं, जिनमें मेडिटेशन, मिर्गी का इलाज करने के लिए सर्जरी या मिर्गी की अंतर्निहित स्थितियों का उपचार, प्रत्यारोपित उपकरण और आहार शामिल है। मिर्गी से पीड़ित ज़्यादातर लोग पूरी तरह से सक्रिय जीवन जीते हैं, लेकिन उनके जीवन को खतरे में डालने वाली दो स्थितियों का उन्हें जोखिम हो सकता है। सबसे पहली स्थिति है स्टेटस एपिलेप्टिकस, जिसका मतलब होता है कि जब एक व्यक्ति को असामान्य रूप से लंबे समय तक दौरा पड़ता है या दौरों के बीच पूरी तरह से चेतना नहीं रहती है। और दूसरा जोखिम होता है अचानक होने वाली अस्पष्टीकृत मृत्यु। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि मिर्गी जो है ये कितने प्रकार की होती है। तो दौरों के आधार पर मिर्गी के 3 प्रकार हैं, जो इस बात पर निर्भर करते हैं कि दिमाग के किस हिस्से पर मिर्गी की गतिविधि शुरू हुई। सबसे पहले बात की जाए आंशिक दौरे की यानी कि पार्शियल सीजर की, तो एक आंशिक दौरे का अर्थ है कि रोगी के दिमाग के कुछ हिस्सों में मिर्गी की गतिविधि हुई थी। और आंशिक दौरे के 2 प्रकार होते हैं। सबसे पहला है सरल आंशिक दौरा और दूसरा है जटिल आंशिक दौरा। सरल आंशिक दौरे की बात करें तो इस दौरे की अवधि में रोगी जागरूक रहते हैं और ज़्यादातर मामलों में रोगी अपने परिवेश से भी अवगत रहते हैं, भले ही दौरा बढ़ रहा हो। और बात की जाए जटिल आंशिक दौरे की, तो इसमें रोगी की चेतना खत्म हो जाती है। मरीज को आमतौर पर दौरे के बारे में याद नहीं रहता। उसके बाद दोस्तों दूसरा प्रकार है सामान्यीकृत दौरा यानी कि जनरलाइज्ड सीजर। एक सामान्यीकृत दौरा तब आता है जब दिमाग के दोनों हिस्सों में मिर्गी संबंधी गतिविधि होती है और जब दौरा बढ़ जाता है तो मरीज की चेतना खत्म हो जाती है। इसके भी अलग अलग प्रकार हैं, जैसे कि बात की जाए टॉनिक क्लॉनिक दौरे की, तो ये सामान्यीकृत दौरे के शायद सबसे प्रसिद्ध प्रकार हैं और ये चेतना के लुप्त होने, शरीर के अकड़ने और कांपने का कारण बनते हैं। एब्सेंस दौरे की बात की जाए तो इसमें चेतना थोड़े समय के लिए लुप्त हो जाती है और ऐसा लगता है जैसे व्यक्ति अंतरिक्ष को घूर रहा हो। टॉनिक दौरे की बात की जाए तो इसमें मांसपेशियां कठोर हो जाती है और इस दौरे में व्यक्ति नीचे गिर सकता है। एटॉनिक दौरे की बात की जाए तो मांसपेशियों पर नियंत्रण में कमी होती है, जिसके कारण व्यक्ति अचानक गिर सकता है। और बात की जाए क्लॉनिक दौरे की, तो ये दौरे नियत अंतराल के बाद लगने वाले झटकों के साथ संबद्ध है। उसके बाद दोस्तों तीसरा प्रकार होता है माध्यमिक सामान्यीकृत दौरे यानी कि सेकेंडरी जनरलाइज्ड सीजर। एक माध्यमिक सामान्यीकृत दौरा तब पड़ता है जब मिर्गी संबंधी गतिविधि आंशिक दौरे के रूप में शुरू होती है, लेकिन फिर दिमाग के दोनों हिस्से में फैल जाती है और जब दौरा बढ़ जाता है तो मरीज अपनी चेतना खो देता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि मिर्गी के लक्षण क्या होते हैं। तो दोस्तों मिर्गी के मुख्य लक्षण दौरे पड़ना है। अलग अलग व्यक्तियों में इसके लक्षण दौरों के प्रकार के अनुसार अलग अलग होते हैं। जैसे सबसे पहले बात की जाए आंशिक दौरे की, तो एक साधारण आंशिक दौरे में चेतना को कोई खास नुकसान नहीं होता और इसके लक्षणों में स्वाद, गंध, दृष्टि, श्रवण या स्पर्श इंद्रियों में बदलाव आना, चक्कर आना, अंगों में झंझनाहट महसूस होना वगैरह शामिल है। उसके बाद बात की जाए जटिल आंशिक दौरे की, तो इसमें जागरूकता या चेतना की क्षति शामिल है और अन्य लक्षणों में एक तरफ नज़र टिकाए रखना, कोई प्रतिक्रिया न करना और एक ही गतिविधि को बार बार दोहराना वगैरह शामिल है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए सामान्यीकृत दौरे की, तो सामान्यीकृत दौरे में संपूर्ण दिमाग शामिल होता है और इसके 6 प्रकार है। सबसे पहले बात की जाए एब्सेंस दौरे, जिसे कि हम पेटिट मैल दौरे भी कहते हैं। तो एब्सेंस दौरे एक टक घूरते रहने का कारण बनते हैं और इस प्रकार के दौरे चटकारे लेना और आंखें झपकाने जैसी गतिविधियों को बार बार दोहराने का कारण बन सकते हैं और आमतौर पर चेतना थोड़े समय के लिए लुप्त भी हो जाती है। उसके बाद बात की जाए टॉनिक दौरे की, तो टॉनिक दौरे मांसपेशियों में अकड़न पैदा करते हैं। एटॉनिक दौरे में मांसपेशियों पर नियंत्रण कम होता जाता है और व्यक्ति अचानक गिर सकता है। क्लॉनिक दौरों की पहचान चेहरे, गर्दन और बाह की मांसपेशियों में लगने वाले पुनरावृत्त झटकों से होती है। मायोक्लोनिक दौरे के कारण हाथों और पैरों में स्वाभाविक रूप से तेज झंझनाहट होती है। टॉनिक क्लॉनिक दौरे, जिन्हें कि हम ग्रैंड माल दौरे भी कहते हैं, इसके लक्षणों में शरीर में अकड़न, कंपन या मल आने पर नियंत्रण कम होना, जीभ को काटना और चेतना का लोप होना शामिल है। दौरे के बाद आपको उसके बारे में याद नहीं रहता है या आप कुछ घंटों के लिए थोड़ा बीमार महसूस कर सकते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि मिर्गी क्यों होती है, इसके होने के क्या कारण हैं। तो दोस्तों मिर्गी से पीड़ित लोगों में से लगभग आधे मरीजों में किसी विशेष कारण की पहचान नहीं होती है।
अन्य व्यक्तियों में विभिन्न कारकों के द्वारा हालत का पता लगाया जा सकता है। जैसे कि बात की जाए जेनेटिक प्रभाव की, तो पीढ़ियों से चलते आ रहे मिर्गी के कुछ प्रकार महसूस किए गए दौरों या दिमाग के प्रभावित हिस्से द्वारा वर्गीकृत होते हैं और इन मामलों में संभावना है कि ये एक जेनेटिक प्रभाव होता है। उसके बाद बात की जाए सिर में चोट की, तो एक कार दुर्घटना में या किसी अन्य घटना के कारण सिर में लगी चोट मिर्गी का कारण बन सकती है। उसके बाद बात की जाए दिमाग की किसी स्थिति के बारे में, तो दिमाग की स्थिति जो उसे ब्रेन ट्यूमर या स्ट्रोक के रूप में क्षति पहुंचाती है वो मिर्गी का कारण बन सकती है। 35 वर्ष से अधिक आयु वाले वयस्कों में स्ट्रोक जो है ये मिर्गी का एक प्रमुख कारण है। उसके बाद बात की जाए संक्रामक रोग की, तो संक्रामक रोग जैसे कि मेनिंजाइटिस, एड्स और वायरल एनसेफेलाइटिस मिर्गी का कारण बन सकते हैं। उसके बाद बात की जाए जन्म के पूर्व की चोट के बारे में, तो जन्म से पहले बच्चे दिमाग की चोट के प्रति संवेदनशील होते हैं जो कई कारणों से हो सकती है, जैसे कि माँ को होने वाला इन्फेक्शन, अल्प पोषण या ऑक्सीजन की कमी, और इस दिमाग की क्षति के कारण मिर्गी या मस्तिष्क पक्षाघात हो सकता है। और बात की जाए विकास संबंधी विकारों की, तो मिर्गी कभी कभी विकास संबंधी विकारों से जुड़ी हो सकती है, जैसे कि स्वलीनता यानी कि ऑटिज्म और न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि मिर्गी होने से कैसे रोक सकते हैं या इससे कैसे बचें। तो सीट बेल्ट्स बांधना और साइकिल चलाते समय हेलमेट पहनना, बच्चों को कार की सीट पर अच्छे से बैठाना और सिर में चोट और अन्य आघातों से बचाव करने वाले उपायों को अपनाकर मिर्गी के कई मामलों में नुकसान को रोका जा सकता है। साथ ही साथ पहले या दूसरे दौरे या ज्वर दौरों यानी कि फेब्राइल सीजर के बाद सुझावित दवाएं लेने से कुछ मामलों में मिर्गी को रोकने में मदद मिल सकती है। प्रेगनेंसी के दौरान हाई ब्लड प्रेशर और इन्फेक्शन के उपचार सहित जन्म से पूर्व की जाने वाली देखभाल द्वारा विकसित हो रहे बच्चे में दिमाग की क्षति को रोका जा सकता है और यही दिमाग की क्षति बाद में मिर्गी और अन्य न्यूरोलॉजिकल समस्याओं का कारण बन सकता है। साथ ही साथ दिल के रोग, हाई ब्लड प्रेशर, इन्फेक्शन और अन्य विकार जो कि प्रौढ़ता और बुढ़ापे में दिमाग को प्रभावित कर सकते हैं, इनका उपचार करके मिर्गी के कई मामलों को रोका जा सकता है। और अंत में कई न्यूरोलॉजिकल विकारों के जीन की पहचान करने से जेनेटिक स्क्रीनिंग और जन्म के पूर्व निदान के अवसर मिल सकते हैं, जो कि अंततः मिर्गी के कई मामलों को रोक सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों जीवन शैली में भी आप कुछ बदलाव कर सकते हैं, जैसे कि अपने तनाव, चिंता या अन्य भावनात्मक मुद्दों के साथ निपटना, अल्कोहल या नशीली दवाओं का अत्यधिक सेवन या शराब और नशीली दवाओं को छोड़ने की प्रक्रिया करें और सोने जागने के समय में परिवर्तन या पर्याप्त और अच्छी नींद लेना। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि मिर्गी की जांच कैसे की जाती है। तो अगर आपको संदेह है कि आपको मिर्गी का दौरा पड़ा है तो अपने चिकित्सक को जल्द से जल्द दिखाएं। दौरा एक गंभीर चिकित्सा समस्या का लक्षण हो सकता है। आपके मेडिकल इतिहास और लक्षण आपके डॉक्टर को ये तय करने में मदद करेंगे कि कौन से परीक्षण उपयोगी होंगे। आपकी शारीरिक क्षमताओं और मानसिक कार्य प्रणाली का परीक्षण करने के लिए संभव रूप से आपकी न्यूरोलॉजिकल जाँच की जाएगी। साथ ही साथ आपके डॉक्टर संभवतः आपकी लाल और सफ़ेद रक्त कोशिकाओं की गणना करने के लिए रक्त परीक्षण का आदेश देंगे। रक्त परीक्षण द्वारा कुछ बातों का पता लगाया जा सकता है, जैसे कि संक्रामक रोगों के कोई संकेत, लीवर और गुर्दे ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, या फिर ब्लड शुगर का लेवल। उसके बाद बात करी जाए इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम की, तो ये मिर्गी का सबसे आम परीक्षण है और इसके तहत सबसे पहले इलेक्ट्रोड एक पेस्ट के साथ आपकी खोपड़ी से जोड़े जाते हैं और ये एक गैर आक्रामक दर्द रहित परीक्षण है। आपको एक विशिष्ट कार्य करने के लिए इसमें कहा जा सकता है। कुछ मामलों में ये परीक्षण नींद के दौरान किया जाता है। इलेक्ट्रोड आपके दिमाग की विद्युतीय गतिविधि रिकॉर्ड करेगा, चाहे आपको दौरा आए या ना आए। सामान्य मस्तिष्क तरंगों के पैटर्न में होने वाले परिवर्तन मिर्गी में आम हैं। और उसके बाद बात करी जाए इमेजिंग टेस्ट की, तो इमेजिंग टेस्ट ट्यूमर और अन्य असामान्यताओं का पता लगा सकते हैं जिनके कारण दौरे आ सकते हैं। तो इन परीक्षणों में शामिल है सिटी स्कैन। ये छवियां सामान्य एक्सरे छवियों की तुलना में अधिक विस्तृत जानकारी प्रदान करती है। सिटी स्कैन के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों के नरम टिश्यूज, रक्त वाहिकाओं और हड्डियों को देखा जा सकता है। एमआरआई की बात करें तो सिर का किया जाने वाला एमआरआई एक पीड़ा रहित गैर आक्रामक परीक्षण है जो आपके दिमाग और मस्तिष्क स्टेम की विस्तृत इमेज दिखाता है। और उसके बाद बात की जाए पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी की, तो ये एक इमेजिंग टेस्ट है जिसके द्वारा डॉक्टर आपके शरीर में बीमारियों की जांच करते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि मिर्गी का इलाज क्या है। तो दोस्तों अधिकांश लोग मिर्गी का प्रबंधन कर सकते हैं। आपकी उपचार योजना लक्षणों की गंभीरता, आपके स्वास्थ्य और चिकित्सा के प्रति आपकी प्रतिक्रिया पर आधारित होगी। उपचार के कुछ विकल्प हैं। सबसे पहले बात की जाए एंटी एपिलेप्टिक दवाओं की, तो ये दवाएं आपको पड़ने वाले दौरों की संख्या को कम कर सकती है। कुछ लोगों में ये दौरों को खत्म कर देती है और डॉक्टर द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार दवाएं लेने से ये शीघ्र असर करती है।
उसके बाद दोस्तों बात की जाए वेगस तंत्रिका उत्तेजक की, तो ये उपकरण शल्य चिकित्सा द्वारा छाती पर त्वचा के नीचे लगाया जाता है और बिजली द्वारा गर्दन से होते हुए तंत्रिका को उत्तेजित करता है। इससे दौरों को रोकने में मदद मिल सकती है। उसके बाद बात की जाए कीटोजेनिक आहार की, तो आधे से ज़्यादा लोग जिन पर दवाओं का भी असर नहीं होता, उन्हें उच्च वसा और कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार लेना चाहिए। और बात की जाए दिमाग की सर्जरी की, तो दिमाग का वो हिस्सा जो दौरों का कारण बनता है उसे हटाया या फिर बदला जा सकता है। दोस्तों नए उपचारों हेतु अनुसंधान चल रहा है। एक ऐसा इलाज जो भविष्य में उपलब्ध हो सकता है वो है गहरी मस्तिष्क उत्तेजना यानी कि डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रोड आपके दिमाग में प्रत्यारोपित किए जाते हैं, फिर एक जनरेटर को आपकी छाती में प्रत्यारोपित किया जाता है और ये जनरेटर विद्युत संवेगों को दिमाग में भेजता है, जिससे कि दौरों को कम करने में मदद मिलती है। और उसके बाद दोस्तों बात की जाए मिर्गी की दवाओं के बारे में, तो मिर्गी का सबसे प्रारंभिक उपचार एंटी सीजर दवाएं हैं। ये दवाएं दौरों की आवृत्ति और गंभीरता को कम करने में मदद करती है। इन दवाओं से गंभीर रूप से बढ़ चुके दौरों को नहीं रोका जा सकता और न ही मिर्गी का पूर्ण इलाज किया जा सकता है। दवा जो है ये पेट द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, फिर ये रक्त प्रवाह के साथ दिमाग तक पहुंच जाती है। ये दवा न्यूरोट्रांसमीटर को इस प्रकार प्रभावित करती है जिससे दौरों को बढ़ाने वाली विद्युत गतिविधि कम हो जाती है। एंटी सीजर दवाएं पाचन तंत्र से गुजरती हैं और मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाती है। बाजार में कई एंटी सीजर दवाएं उपलब्ध हैं और आपको पड़ने वाले दौरे के प्रकार के आधार पर आपके डॉक्टर एक तरह की दवा या फिर मिलाकर एक साथ लेने वाली दवा अलग अलग दवाएं लिख सकते हैं। तो दोस्तों बात की जाए मिर्गी की कुछ साधारण दवाओं के बारे में, तो सबसे पहला है फिनोबार्बिटॉल। ये दवा पहली और सबसे पुरानी एंटी सीजर दवाओं में से एक है और ये अभी भी मिर्गी का इलाज करने के लिए प्रयोग की जाती है। ये सामान्यीकृत और आंशिक दौरे का इलाज कर सकती है। फिनोबार्बिटॉल आक्षेपरोधी कार्य यानी कि एंटी कन्वल्जेंट एक्शन के साथ लंबे समय तक दर्द से राहत देने वाली दवा भी है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए डायजेपाम की, तो इसका उपयोग क्लस्टर और लंबे समय से पड़ने वाले दौरों का इलाज करने के लिए किया जाता है। उसके बाद बात की जाए गाबापेंटिन की, तो ये दवा भी आंशिक दौरे का इलाज करने के लिए प्रयोग की जाती है। उसके बाद बात की जाए डिवाप्रोएक्स की, तो ये दवा एब्सेंस, आंशिक, जटिल आंशिक और कई प्रकार के दौरे का इलाज करने के लिए उपयोग की जाती है। उसके बाद बात करी जाए लेवेटिरासेटाम की, तो ये सामान्यीकृत, आंशिक, असामान्य, एब्सेंस और अन्य प्रकार के दौरों के लिए पहला उपचार है। और उसके बाद बात की जाए इथोसक्सीमाइड की, तो इसका उपयोग एब्सेंस दौरे के सभी प्रकारों का इलाज करने के लिए किया जाता है और इसमें असामान्य, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के एब्सेंस दौरे भी शामिल है। दोस्तों ये सारी दवाएं आमतौर पर गोली, तरल या इंजेक्शन के रूप में उपलब्ध हैं और दिन में 1 या 2 बार ली जाती है। आप सबसे कम खुराक के साथ शुरू कर सकते हैं, जिन्हें तब तक समायोजित किया जा सकता है जब तक कि ये काम करना शुरू न कर दे। इन दवाओं को निर्धारित रूप से लगातार लिया जाना चाहिए। मिर्गी हर व्यक्ति में अलग होती है, लेकिन ज़्यादातर लोगों में एंटी सीजर दवाओं के कारण सुधार आ जाता है। मिर्गी से पीड़ित कुछ बच्चों को दौरे पड़ना समाप्त हो जाते हैं और तब वे दवा लेना बंद कर सकते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि मिर्गी के क्या क्या नुकसान या जटिलताएं हो सकती हैं। तो कभी कभी दौरों से ऐसी परिस्थितियां पैदा हो सकती है जो आपके लिए या दूसरों के लिए खतरनाक हो सकती है। जैसे कि बात की जाए गिरने की, तो यदि आप दौरे के दौरान गिर जाते हैं तो आपके सिर में चोट लग सकती है या हड्डी टूट सकती है। उसके बाद बात की जाए डूबने की, तो यदि आपको मिर्गी है तो पानी में दौरा पड़ने के कारण बाकी जनसंख्या की तुलना में आपके तैराकी या स्नान के दौरान 15 से 19 गुना ज़्यादा डूबने की संभावना है। और बात की जाए कार दुर्घटना की, तो गाड़ी चलाते समय या अन्य उपकरण संचालित करने के दौरान दौरे के कारण चेतना या नियंत्रण की हानि खतरनाक हो सकती है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए गर्भावस्था संबंधित जटिलताओं की, तो गर्भावस्था के दौरान पड़ने वाले दौरे माता और बच्चे दोनों के लिए खतरनाक हो सकते हैं और कुछ एंटी एपिलेप्टिक दवाएं जन्म दोष के जोखिम को बढ़ाती है। यदि आपको मिर्गी है और आप मां बनने के बारे में सोच रही हैं तो आप अपनी गर्भावस्था की योजना के अनुसार अपने डॉक्टर से बात करें। मिर्गी से पीड़ित ज़्यादातर महिलाएं गर्भवती हो सकती हैं और एक स्वस्थ बच्चे को जन्म भी दे सकती है। आपको प्रेगनेंसी के दौरान सावधानीपूर्वक जांच और दवाओं को समायोजित करने की आवश्यकता हो सकती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने गर्भधारण से संबंधित योजना के लिए अपने डॉक्टर से बात करें। उसके बाद दोस्तों बात की जाए भावनात्मक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की, तो मिर्गी से ग्रसित लोगों में मनोवैज्ञानिक समस्याओं, विशेष रूप से डिप्रेशन यानी कि अवसाद, चिंता और चरम मामलों में आत्महत्या की अधिक संभावना होती है। और ये समस्याएं हालत से निपटने के दौरान उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों के साथ साथ दवाओं के साइड इफेक्ट का परिणाम हो सकती है।
साथ ही साथ दोस्तों जिंदगी के लिए खतरा पैदा करने वाली मिर्गी की कई जटिलताएं असामान्य हो सकती है। जैसे कि बात की जाए स्टेटस एपिलेप्टिकस की, तो ये स्थिति तब होती है जब आपको 5 मिनट से अधिक समय तक निरंतर दौरा पड़ता है या आपको लगातार आवर्ती दौरे पड़ते हैं, जिसे कि हम कहते हैं फ्रीक्वेंट रिकरेंट सीजर, जिनके बीच में आपको पूरी तरह से होश नहीं रह पाता है। स्टेटस एपिलेप्टिकस वाले मरीजों में स्थायी दिमाग की क्षति और मौत का खतरा बढ़ जाता है। और दूसरी जटिलता होती है मिर्गी में होने वाली अचानक अस्पष्टीकृत मृत्यु। मिर्गी से ग्रसित लोगों में अचानक होने वाली अस्पष्टीकृत मौत का भी थोड़ा जोखिम रहता है और इसका कारण अज्ञात है, लेकिन कुछ शोधों से पता चलता है कि ऐसा दिल या श्वसन की स्थिति के कारण हो सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।